गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वहीं एक जो छूटा हुआ था, कई लोग के आए कि सर कंप्लीट कीजिए इसको। 3 वीडियोस हमने बनाया था 20 क्वेश्चन के, 20 क्वेश्चन ईच का 3 वीडियोस बना हुआ है। और बार बार ये पूछा जा रहा है कि सर ये जो आपने शुरू किया था इसको बंद क्यों कर दिया। बंद करने के पीछे सीधा कारण था कि उस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे टाइम नहीं मिला था, और वो वीडियो बनाने के बाद शायद मैंने 1 महीने तक कोई वीडियो बनाया नहीं था। ठीक है। और कुछ पर्सनल रीज़न थे, तो दैट्स वाई वो वीडियो नहीं बन पाया था। अभी ये वीडियो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, देर तो अभी भी नहीं हुई, कई लोग इसका आंसर देख लिए भी होंगे, तो भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अभी ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 60 तक मैंने कर लिया था, क्वेश्चन 61 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 61 बोलता है टैक्सेबल इनकम फॉर अ रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब भारत में निवासी करदाता के लिए कर योग्य आय क्या होगी। तो भारत से प्राप्त आय मतलब इनकम रिसीव्ड फ्रॉम इंडिया, भारत में उपार्जित आय यानी कि इनकम अक्रूड इन इंडिया। उसके बाद सी है भारत से बाहर प्राप्त आय यानी इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। सभी आय, अगर इंडिया का एक आदमी है वो कहीं से भी कमाता हो, कहीं से भी अर्न करता हो, उसको टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को देना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। और क्वेश्चन नंबर 62 है सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस आर। तो जो सिटी का कंपनसेटरी अलाउंस रहता है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको। ठीक है, 1 सेकेंड। हो गया। सो सिटी का कंपनसेटरी अलाउंस रहता है, वो क्या होता है, फुली टैक्सेबल होता है, पार्टली टैक्सेबल होता है, फुली एग्जम्प्ट होता है, नॉट इवन इंक्लूडेड इन इनकम। तो भाई ये फुली टैक्सेबल होता है। ठीक है, सिटी के कारण जो कंपनसेशन आपको मिलती है वो फुली टैक्सेबल होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 के बाद क्वेश्चन नंबर 63 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड बी एडेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट टू अराइव एट फाइनेंशियल प्रॉफिट। वित्तीय लाभ की गणना करने के लिए निम्नलिखित मदों में से कौन सा मद लागत वाले लाभ में जोड़ा जाना चाहिए। आय कर का भुगतान, प्राप्य ब्याज, कार्यालय उपरिव्ययों का कम अवशोषण, या फिर अंडर ऑब्जेक्शन ऑफ ऑफिस ओवरहेड्स, या इन पत्रों पर ब्याज। ये बोल रहे हैं वित्तीय लाभ यानी कि फाइनेंशियल प्रॉफिट में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड बी एडेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट टू अराइव एट फाइनेंशियल प्रॉफिट। सो द ऑप्शंस आर इनकम टैक्स पेड है उसको ऐड करेंगे, या इनकम रिसीवेबल है, रिसीव नहीं हुआ है, रिसीवेबल है उसको ऐड करेंगे, है ना, या फिर अंडर ऑब्जेक्शन ऑफ ऑफिस ओवरहेड है उसको ऐड करेंगे। अंडर ऑब्जेक्शन ऑफ प्रॉफिट ओवरहेड इसको भी समझेंगे अपन अभी। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, क्या इसको ऐड करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर जो है वो है इंटरेस्ट रिसीवेबल। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया, आंसर तो ये है। अब सर ये क्या है, अंडर ऑब्जेक्शन ऑफ प्रॉफिट ओवरहेड, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इसको समझते हैं। तो अंडर ऑब्जर्वेशन अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड मतलब क्या होता है, इसमें जब एक पर्टिकुलर, क्या बोल सकते हैं कि जब ओवरहेड है ना, वो इंकर किया गया है, डाला गया है, उससे कम ऑब्जर्व किया गया है। तो जैसे मान के चलो एक आइटम में हमने 100 रुपए का ओवरहेड डाल दिया, लेकिन उसमें ऑब्जर्व हुआ है मात्र 80 रुपए का। ठीक है, तो उसको अंडर ऑब्जर्वेशन बोलेंगे, मतलब उसमें जो ओवरहेड है अब्जॉर्ब कम हुआ है, हमने इनकर ज्यादा किया था, डाला ज्यादा था उसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 64, और ये है पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विथ। ठीक है, अब ये नाम भी पहली बार सुना होगा कई लोगों ने, मैंने जब पहली बार पेपर देखा तो मैंने भी पहली बार सुना। ऐसी बहुत सी चीजें होती है जिसको आप पहली बार देखते हो, और ये कोई गलत चीज नहीं है, अच्छी चीज है। तो 4 चीजें हैं,
ABC एनालिसिस, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। जो करेक्ट आंसर है वो है कॉस्ट रिडक्शन। अब ये होता क्या है इसको समझ लेते हैं। जो पैरेटो थे इनका कहना था कि जो 80% गलतियां होती है ना वो 20% के कारण होती है। ठीक है, जो 80% गलतियां होती है वो 20% के कारण होती है। कहने का मतलब है जो बड़े बड़े नुकसान होते हैं ना वो छोटी छोटी चीजों के कारण ही होते हैं। इसलिए ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमको हेल्प करता है वही छोटी छोटी चीजों पे ध्यान केंद्रित करने के लिए जो चीज हम छोड़ देते हैं, नॉर्मली छोड़ देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंपोजिट रेंट इंक्लूड द रेंट रिसीव्ड फ्रॉम फॉलोइंग एसेट एक्सेप्ट। अब कंपोजिट रेंट क्या होता है? कंपोजिट रेंट होता है जब एक घर किराया में लेते हैं तो घर का किराया हम लोग देते हैं। वैसे ही कभी कभी घर के साथ हमको फर्नीचर मिलते हैं, फिक्स एसेट मिलते हैं, है ना, ऐसा बोल सकता हूँ। तो और उसके साथ और भी चीजें मिलती हैं। तो ये बोल रहा है कि कंपोजिट रेंट जो है इंक्लूड करता है रेंट को जो रेंट रिसीव हुआ उसमें, एक्सेप्ट मतलब कौन सा इंक्लूड नहीं करता है ये पूछ रहा है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कैश बॉक्स। ठीक है, कैश बॉक्स का जो रेंट है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, द फॉलोइंग फैक्टर इज एन अवॉइडेबल कॉज फॉर लेबर टर्नओवर। श्रम आवर्त के लिए निम्नलिखित कारक एक बचने वाला कारण होता है। ठीक है, अवॉइडेबल कॉज फॉर लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर में कौन सा एक कॉज है जो कि जिसको हम छोड़ सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 66 का जो सही आंसर है वो है लोअर वेजेस। ठीक है, रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट, वर्कर मूविंग नेचर, ये सारे के सारे फैक्टर जो है ना आप इंक्लूड नहीं करते। यहाँ पे इकलौता मॉनिटरी फैक्टर है वो है लोअर वेजेस। ठीक है, कम मजदूरी। क्वेश्चन नंबर 67 है सुरक्षा का अवशेष बराबर होता है द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसके लिए अपन ने एक वीडियो भी करा था और वीडियो करने के साथ में अपन ने मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला लगा के एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व करे थे। क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेल्स रिवेन्यू माइनस सेल्स रिवेन्यू एट ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ये सेम आपको मिल जाएगा जो इसके पहले लास्ट अपन ने किया हुआ था क्लास CGPSC का ही, उसमें ये क्वेश्चन है। उसका एक जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो हमने किया हुआ था। अब ये ब्रेक इवन चार्ट सिग्निफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन, जो ब्रेक इवन चार्ट होता है वो संबंध दिखाता है किन दोनों के बीच? कॉस्ट और वॉल्यूम ऑफ सेल के बीच, कॉस्ट एंड वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट के बीच, कॉस्ट एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के बीच। तो जो करेक्ट आंसर है वो है डी। ठीक है, तो जो ब्रेक इवन चार्ट है वो इन सभी के बीच रिलेशन दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 69 है इन स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप इज डिडक्टेड फ्रॉम वर्कर्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, लागत वितरण की लागत विवरण में अवशिष्ट कर का अवशिष्ट का वसूली मूल्य घटाया जाता है किससे? तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 69 का। जो करेक्ट आंसर होगा वर्क्स कॉस्ट के। ठीक है, वर्क्स कॉस्ट से उसको डिडक्ट किया जाता है, किसी स्क्रैप में किया जाने वाला काम उसके जो वैल्यू है उसमें से रिलाइजेबल वैल्यू से डिडक्ट किया जाता है। लेट्स सपोज आपके पास एक लोहा पड़ा हुआ है, जंग पड़ा हुआ है, कार पड़ी हुई है। अब उस कार को स्क्रैप में बेचने के लिए आपको उसको पकड़ के ले जाना पड़ेगा स्क्रैप वाले के पास, उसके लिए 500 रुपये लगेंगे और कार आपकी बिक रही है लेट्स सपोज 10,000 में। तो एक्चुअल में जो उसका स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट होगा उसमें
टोटल वैल्यू जो आएगी वो उसकी 9500 आएगी। और ये बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है। और स्क्रैप में आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो लगाते ही नहीं है, टोटल कॉस्ट को डिडक्ट तो कर नहीं सकते। और प्राइम कॉस्ट जो होती है ये उसकी एक्चुअल कॉस्ट होती है, जो अगर रनिंग में रहता है तो उसकी प्राइम कॉस्ट होती है। जब रनिंग में है ही नहीं, जब बोल दिया स्क्रैप है, तो उसकी प्राइम कॉस्ट होगी ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 70 है, इफ सेल्स इज ₹32,000, वेरिएबल कॉस्ट इज 24,000, देन द पीवी रेशियो, या इसी को बोलते हैं लाभ मात्रा अनुपात प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, कितना होगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन तो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, सॉल्यूशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो चलें आगे। चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, इसको बता ही देते हैं, बाद में फिर ऐसी बात होती है कि सर इसमें बताया ही नहीं, क्या करेंगे। तो देखिए, सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है। सेल्स कितना है? 32,000, ठीक है। 32,000 में माइनस करेंगे 24,000, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 24,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8,000 का आपका डिफरेंस है। 8,000 का डिफरेंस है, तो ये होता है कंट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। तो 8,000 है, 8,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और डिवाइड बाई करेंगे सेल, ठीक है, डिवाइड बाई करेंगे सेल से। तो सेल्स है हमारा 32,000, ठीक है। तो 8,000 है, 8K है ना, 8 नहीं है बिल्कुल भी, तो ये हो जाएगा 8 लाख, ठीक है। 8 लाख डिवाइड बाई 32,000, 32, तो इसका आप निकाल लीजिए कितना आएगा। 1 सेकेंड, लेट मी गेस द करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है 25%। करेक्ट आंसर जो है वो होगा 25%। मेरे पास पेन टैब नहीं है, तो मुझे ये सब क्वेश्चन करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है लैपटॉप में, और माउस में सब करना इतना इजी नहीं होता है। जितनी गंदी राइटिंग आप देख रहे हैं, इतनी गंदी राइटिंग मेरी बेसिकली है नहीं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट्स व्हाई मैं ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 71 है, द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा एक ऑर्गेनाइजेशन का एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ लेबर, ह्यूमन ग्रुप, स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप्स, बजट एंड अकाउंटिंग सिस्टम, कौन सा एक ऑर्गेनाइजेशन का एसेंशियल एलिमेंट नहीं है? तो नहीं है पूछा है, तो ऑर्गेनाइजेशन का बजट और उसका अकाउंटिंग सिस्टम जो है ऑर्गेनाइजेशन का एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप इज मस्ट, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर, जब स्ट्रक्चर बन जाता है रिलेशनशिप का तो उसके बाद डिवीजन किया जाता है, और उसी को हम ह्यूमन ग्रुप बोलते हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज ना रहा तो ऑर्गेनाइजेशन तो होगा ही नहीं। ऑर्गेनाइजेशन में ये चीजें नहीं आती, ये उसके फाइनेंस एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है, एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट कंसर्न विथ द फॉलोइंग। मतलब प्रशासन जो है निम्नलिखित में से संबंधित नहीं होता है। निर्देशन यानी गाइडेंस, लीडरशिप नेतृत्व, क्रियान्वयन या इम्प्लीमेंटेशन, नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग। तो क्रियान्वयन जो है ना, ये आपका प्रशासन से संबंधित नहीं है। प्रशासन चल पाता है गाइडेंस, किसी के गाइडेंस से। प्रशासन चलता है किसी के नेतृत्व से। प्रशासन चलता है नियंत्रण से। इन तीनों के होने के बाद कार्यान्वयन जो है अपने आप, यानी इम्प्लीमेंटेशन अपने आप हो जाता है, ठीक है। कही हुई बातों का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से किसे व्यापार के उद्देश्य के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है?
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस? ऑब्जेक्ट नहीं कहा जा सकता। इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, प्रॉफिट अर्निंग। इसके लिए मैंने एक क्लास ली थी। वैसे आप में से ज़्यादातर लोग MCQs ही देखना पसंद करते हैं, क्लास देखना पसंद नहीं करते, बट क्लास में भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं। इसका मैं आपको सीधा सीधा फंडा बताऊं, मैं जैसे याद करता हूं, इसको मैं बोलता हूं उ स्थि, 1 सेकेंड मेरे को लिखने में टाइम लगेगा, इसको आप लोग कॉपी कर लेना। स्थि व्री नीला। ठीक है सर, ये क्या लिख रहे हो, हम तो पहली बार देख रहे हैं। तो उ का मतलब होता है उत्तर जीविता, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सर्वाइवल। स्थि को बोलते हैं स्थिरता, यानी जिसको बोलते हैं स्टेबिलिटी। उसके बाद होता है व्री यानी वृद्धि, यानी ग्रोथ जिसको बोलते हैं। नी मतलब होता है निपुणता, जिसमें जो यहाँ पे इनोवेशन के नाम से, नव परिवर्तन के नाम से यहाँ पे है। लाभ मतलब प्रॉफिट अर्निंग यहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो है ये जरूरी है बिजनेस के लिए, और ये बिजनेस के 5 मेन ऑब्जेक्टिव कहे जाते हैं। इस क्वेश्चन में जो मेन ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, जो नहीं है, देखिए भाई ये तीनों तो ऑब्जेक्टिव हैं। प्रोडक्शन ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन ये आपका क्या बोलते हैं, जो मूल में होता है ना ऑब्जेक्टिव, जो उसके मूल में है। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव ना हो के भी बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। इसी के लिए तो आप इनोवेशन कर रहे हैं, इसी के लिए ही तो आप प्रॉफिट अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं भाई। इन्वेस्टमेंट कब करते हैं, जब प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, तो बिजनेस को स्टेबल रखने के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो द ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, कि विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट जो है उसका बिजनेस का उद्देश्य उसका नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, सार्वजनिक उपक्रम में विनिवेश से तात्पर्य डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इम्प्लाइज। तो डिसइन्वेस्टमेंट बोलने का मतलब क्या है कि भाई आप कोई, जैसे रेलवे है हमारा, कोई हमारा जो एयरलाइन था, उसको मोदी सरकार जो थी आखिरी वाली, है ना, अभी भी मोदी सरकार है, लेकिन आखिरी वाली मोदी सरकार ने उसको बेच दिया था, डिसइन्वेस्ट कर दिया था, क्योंकि उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा था। तो यहां पे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर के कुछ होते हैं एसेट्स, या फिर फैक्ट्रीज या कंपनीज जिसको बोल सकते हैं, उसको हम प्राइवेट सेक्टर को बेच देते हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को बेच देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 है, ऑप्टिमम फर्म इज ए फर्म इन विच एग्जिस्टिंग एबिलिटी हैज दी। अनुकूलतम फर्म एक ऐसी फर्म है जिसमें मौजूदा क्षमता संबंधित होती है प्रति इकाई हल्की औसत उत्पादन लागत से, यानी कि मॉडेस्ट एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, लोएस्ट एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, मैक्सिमम प्रॉफिट पर यूनिट, या मिनिमम प्रॉफिट पर यूनिट। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, लोएस्ट एवरेज कॉस्ट। क्योंकि भाई मॉडेस्ट तो अपन करेंगे नहीं, हम कोशिश करेंगे कि उसका लोएस्ट एवरेज कॉस्ट लगे और प्रोडक्शन पर यूनिट। इसी को तो हम ऑप्टिमम बोलेंगे ना। ऑप्टिमम बोलने का मतलब अनुकूल स्तर में कब पहुंचेंगे, तो तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है, हो सकता है कोई 8 घंटे में पढ़ के पास होता हो, कोई 4 घंटे में पास हो जाता है, कोई बिना पढ़े पास हो जाता है। तो एक्चुअल में बिना पढ़े तो कोई पास होता नहीं है। बिना पढ़े बोलने का मतलब है कि वो अपना दिमाग हमेशा ही एक पर्टिकुलर चीज में रखता है, जिस पर्टिकुलर चीज को तुम पढ़ रहे हो। तो जब कहने का मतलब ये है, तुम्हारा जो भी एबिलिटी हो या कैपेसिटी हो, उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करना, यानी लोएस्ट एवरेज कॉस्ट में कम से कम लागत में कम से कम समय में अच्छा करना, या कम से कम पैसे में अच्छा करना, यही होता है अनुकूल, यानी इसको बोलते हैं ऑप्टिमम, है ना। अब यहाँ पे कॉस्ट बोला है तो लोएस्ट वाला लेंगे। ठीक है, प्रॉफिट को मिनिमम या फिर मैक्सिमम तो करेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 76 है, साइंटिफिक मैनेजमेंट डज नॉट कंसर्न विद वन ऑफ द फॉलोइंग।
साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसको मैंने समझाया हुआ था। साइंटिफिक मैनेजमेंट बेसिकली जो दिया गया है, इसके साइंटिस्ट का नाम, ये आपके कई लोग जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और उन लोग को लगता है कि इसमें इस पर्टिकुलर चैनल में जो व्याख्याता के यानी कि लेक्चरार के यानी कि बोल सकते हैं पीजीटी के जो क्वेश्चंस आते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आप एक बार प्लीज जाके चेक कीजिए। और ये जो है क्लास 12th का क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्लास 12th का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि सबको इसका आंसर पता होगा, और मैं ये चीज को अच्छे से जानता हूँ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मेंटल स्टडी। वहां पे फैटिग स्टडी यानी थकावट की स्टडी, मोशन स्टडी यानी गति की स्टडी, और टाइम स्टडी, ये तीनों स्टडी दी गई है। अब मेरे को क्वेश्चन ये है आप सब में से, जब आप वीडियो देख रहे हो तो जाके सर्च कीजिए, आंसर दीजिए, कम से कम पता तो चले कि आपको पता है ये चीज कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 है, द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज अ गवर्नमेंट कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्राइवेट कंपनी, और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो LIC क्या है? LIC क्या है? फिलहाल तो मैं आंसर आपको दे देता हूं, नन ऑफ दीज है। ना ही वो गवर्नमेंट कंपनी है, ना ही वो कॉर्पोरेट सोसाइटी है, ना ही वो प्राइवेट कंपनी है। LIC क्या है? ठीक है, ये आप मुझे बताइए। चलिए, अच्छा एक हिंट दे देता हूं, एक और क्वेश्चन दे देता हूं। आपको LIC पूछ दिया, LIC पूछ दिया, आप कॉमर्स वाले हैं, आपको पता होगा ICAI क्या होता है। ICA और I अगेन, ये क्या है आपको पता है? अब ये बताओ ये कौन सी बॉडी है? शायद आपको ये दोनों का आंसर एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 मैंने आपको दे दिए हैं, है ना। ये वाला, इस वाले में भी एक क्वेश्चन मिला है, इस वाले में भी क्वेश्चन है। ये वाले कौन से क्वेश्चन है? कमेंट क्वेश्चन है। घर में करो तो घर का क्वेश्चन है ना, क्लास में करो तो क्लास का क्वेश्चन, लेकिन इसको कमेंट में करना है, सॉरी कमेंट। ठीक है, लिखना भी बड़ा मुश्किल है। ठीक है, कमेंट में आप आंसर कर देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 78 है, इन विच ईयर द इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश। IFSC, IFCI, सॉरी CI, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन किस वर्ष में स्थापित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 78 का 1948, 1956, 1964, 1974। तो ये स्थापना इसकी हुई थी 1948 में, जब हमें स्वतंत्रता मिली थी उसके जस्ट एक साल बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 है, द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक एलिमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। अब डेलीगेशन क्या होता है? जब किसी इंसान को आप काम सौंपते हैं उसको हम डेलीगेशन कहते हैं। ठीक है, भारार्पण यानी कि किसी को काम सौंपना। ठीक है, उसको हम डेलीगेशन बोलते हैं। तो ये बोल रहे हैं मूल तत्वों में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? कार्यों का आवंटन, भैया इसी को तो डेलीगेशन बोलते हैं। अधिकार की स्वीकृति, इसको ये डेलीगेशन के अंदर आती है। दायित्व और उत्तरदायित्वों का सृजन, ये भी डेलीगेशन का ही हिस्सा है। दायित्वों का निष्पादन, ये डेलीगेशन का हिस्सा नहीं है, ये उस पर्टिकुलर आदमी के ऊपर है कि वो उस काम को करता है कि नहीं करता है। आपको मैंने बोल दिया कि आप ये कमेंट कीजिए, इसका आंसर कमेंट करना है आपको। अब भाई आप नहीं कर रहे हैं कमेंट, ये आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, मैंने तो आपको दे दिया, मैंने तो आपको भार दे दिया, यानी डेलीगेशन आपके ऊपर छोड़ दी। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशंस, ये इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, उसी का नुकसान होगा जो काम नहीं करेगा, सीधी सी बात। क्वेश्चन नंबर 80 है, एक कंपनी के पंजीयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। तो संचालकों की सूची के बिना तो कंपनी चलेगी नहीं, इसलिए बहुत जरूरी है ना। सीमा नियम और अंतर नियम जब बनाए जाते हैं तब दिखाए जाते हैं, और उसके बाद ही कंपनी रजिस्टर्ड होती है। ये दोनों तो भाई भाई हैं। कंपनी के कर्मचारी, अब भाई पहले कंपनी बनने तो दो, तब कर्मचारी देखेंगे। ठीक है,
सो आज यहाँ पे आपका 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका 20 क्वेश्चन और ला दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो करते जाना। लाइक लोग भूल जाते हैं, लेकिन लाइक भी करके जाना यहाँ से। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट।